नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बड़ी ही कुशलता के साथ में अपनी ज़िंदगी का यापन कर रहे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। आज मैं आपके समक्ष बॉलीवुड संगीत के बारे में कुछ बात करने के लिए आया हूँ। तो साहब, बॉलीवुड संगीत के दुनिया में कुछ ऐसे कलाकार आए, मैं बात कर रहा हूँ गीत संगीत की। तो इस दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे आए जिन्होंने अपने गीतों से ना सिर्फ संगीत का जो फॉर्म होता है, फॉर्मेट होता है, उसको चेंज किया, बल्कि इसे एक अलग ही लेवल तक वो लेकर के गए। और इस काम को करने में जहाँ तक बात गायकी की है, तो इस विधा को संभालने में जो दो नाम हम याद कर सकते हैं या करते रहेंगे, वो दो नाम हैं मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर दा। तो आज इस अध्याय के अंतर्गत हम इस बात को जानेंगे कि किस तरह इनके कुछ क्रांतिकारी गीतों ने बॉलीवुड संगीत का पूरा चेहरा ही बदल दिया था। तो रफ़ी साहब की जो आवाज़ है, आपने सभी ने सुनी होगी। मैं ये तो नहीं कहता कि आपने जानबूझ करके सुनी होगी। मैं आजकल की जनरेशन के लोगों से बात कर रहा हूँ। रफ़ी साहब की आवाज़ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने नहीं सुनी हो। रेट्रो जो गीत सुने हैं या रिमिक्स सुने हैं, उसमें रफ़ी साहब की आवाज़ को आपने सुना है। यूथ एक गाने को बहुत ज़्यादा गाता है, बड़ा प्रचलन में है इन दिनों, इस दौर में। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों। वो जो गाना है, वो आपने अपनी अंदाज में गाया या आपने रिमिक्स सुना किसी और की आवाज़ में, लेकिन जिसने भी नकल किया, चाहे तो रिमिक्स का गाना गाने वाले ने या कोई व्यक्ति अंताक्षरी में खेलता है, वो सबसे पहले कौन सा गाना सुनता है? ये रफ़ी साहब का ही गाना सुनता है, जिन्होंने ओरिजिनली इस गाने को गाया था। मैंने एक गाने की आपको मिसाल दी तो आपको मालूम चल गया होगा कि रफ़ी साहब का जो अंदाज़ है वो क्या है। कहा वो गाना दी ट्रेन, 1972 1972, आज से करीब 50 साल पुराना गाना है, लेकिन गाने को कभी भी सालों से नहीं गिनना चाहिए कि वो गाना 50 साल पुराना है। उस गाने को किसी भी वक्त से संबंध मत दो उस गाने का। बस उसको सुनो और उसको किसी भी वक्त से उसको कनेक्ट मत करो, सिर्फ अपने दिल से कनेक्ट करो। तब आपको अंदर से एक आवाज़ आएगी कि ये गाना तो ऐसा लग रहा है कि यह गाना अभी बन रहा है और इस गाने को मैं ही बना रहा हूँ। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, कि जीना मुश्किल हो गया। जो भी है वर्डिंग्स उसके, तो ये एक ही गाना है जो मैं गा रहा हूँ। रफ़ी साहब ने करीब 28,000 गाने गाए हैं और एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं। ऐसा कोई गाना नहीं, बल्कि 28,000 तो मैं वो बता रहा हूँ जो ऑन रिकॉर्ड हैं, ऑफिशियल है। उसके अलावा नॉन फ़िल्मी और उसकी अगर मैं बात करने बैठूँ तो उसका आंकड़ा बहुत ज़्यादा होगा। तो रफ़ी साहब ने हर एक इमोशन को दिल से जिया। रफ़ी साहब ने कई ऐसे गाने गाए जो बॉलीवुड संगीत की जो पूरी एक विधा होती थी, उसका जो ट्रेंड होता था, एक चलन होता था, पूरा उसको बदल के ही रख दिया। और इसलिए उन गानों को हम मील का पत्थर कहते हैं। अब रफ़ी साहब के बारे में जो बेवकूफ़ लोग हैं, वो क्या बोलते हैं कि दर्द भरे गाने और ये, अरे साहब, रफ़ी साहब के गाने आप कोई भी गाना सुनो किसी भी मूड का। क्या ये गुलाबी आँखें जो तेरी देखी है, क्या दर्द भरा गाना है? या रोने रुलाने वाला गाना है? जैसा हमारे जो यूथ हैं, वो इन बेवकूफ़ कुछ लोग हैं, उनकी बातों में आकर के पता नहीं क्या बोलते हैं। आप थोड़ा-सा सुनिएगा, आप महसूस कीजिएगा। ख़ास तौर पर ये गाने आपको तब महसूस होंगे जब आप उन सिचुएशन से गुज़र रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, जिस सिचुएशन को ध्यान में रख कर के इन गानों को फ़िल्म के कहानियों में उतारा गया था। जब भी कभी वो सिचुएशन, वो कहानी आपके साथ में 2-4 होगी, वाबस्ता होगी या वाबस्ता हो रही है सपोज़, और आप उस कहानी पर अगर रफ़ी साहब के गाने सुन लेंगे, जो उस परिस्थिति पर पूरा फिट बैठता है, तब आपको ये समझ आएगा कि रफ़ी साहब हैं। कोई और रफ़ी साहब कभी नहीं बन सकता।
तो उनके गीतों ने, रफ़ी साहब के गीतों ने ना केवल दर्द और मोहब्बत को पर्दे पर उतारा, पहले पर्दे पर उतारा। क्यों क्यों उतारा पर्दे पर? वो इसलिए उतारा क्योंकि रफ़ी साहब ने हालाँकि प्लेबैक सिंगिंग की है, गानों पर जो लफ्ज़ चलाए, जो लिप सिंक किया वो तो कलाकारों ने किया, लेकिन जिस किसी कलाकार ने लिप सिंक किया, वो उसकी परफ़ॉर्मेंस को रफ़ी साहब की आवाज़ ने अजर अमर बना दिया। तो ऐसा लगता है कि जो गाने में जो मीनिंग आया है वो रफ़ी साहब की आवाज़ों से आया उस समय। पर्दे पर जो रफ़ी साहब की आवाज़ का जो असर होता था, उसने संगीत विधाओं के सभी पैमानों को तोड़ के रख दिया। अगर मैं बात सीरियस गाने की करूँ, तो भी एक गाना है जो आपने चाहे अनचाहे ये गाना 100% ज़रूर से सुना होगा कि ये दुनिया ये महफ़िल मेरे काम की नहीं, फ़िल्म हीर रांझा से। अब इस गाने में रफ़ी साहब की आवाज़ की जो रेंज है और जो उनका दर्द है, उसका एक अलग ही पैमाना है उस दर्द का। इस तरह के गाने पहले कभी नहीं बनते थे। ये माना मैंने कि दर्द भरे गाने बनते थे, लेकिन इस अंदाज़ से नहीं बनते थे। तो रोमांटिक और दर्द भरे गानों में ये जो एक मोड़ लेकर के आए हैं, ये खूबसूरत मोड़, ये रफ़ी साहब ही इस चीज़ के लिए, इस परंपरा को कायम रखने के लिए हकदार हैं। तो इस परंपरा को ना सिर्फ उन्होंने एक बार निभाया, बल्कि इस परंपरा को मजबूत किया और आगे जो सिंगर्स थे और जो भावी जो गायक थे, उनके लिए भी एक रास्ता बनाया इस तरह के गानों को गा करके। आज आप देखिए कितना ही बड़ा कोई सिंगर है, कितना ही बड़ा कोई गवैया है, लेकिन वो इस तरह के गानों को अगर जब तक टच नहीं करता, तब तक उसको गायक नहीं माना जाता। चाहे अब वो अरिजीत सिंह हो, चाहे वो कोई भी गायक हो जो लाइमलाइट में, क्या वो वही पैटर्न को नहीं पकड़ रहे जो रफ़ी साहब का पैटर्न था? लेकिन वो अरिजीत अरिजीत हैं इसलिए हम उनको बोलेंगे। लेकिन एक बार आप कंपैरिज़न मत करो, लेकिन आप सुनो, सारी चीज़ों को सुनो, सबको सुनो, फिर आपको ये मालूम चलेगा कि जो लोग दर्द वाला गाना बोलते हैं या जो रोने वाले गाने बोलते हैं, रोने वाले गाने तो आजकल वाले भी गा रहे हैं। इन गानों की शुरुआत, इस तरह के गानों की शुरुआत जिसमें भावों को और दर्द को एक बहुत ऊपर स्केल पर लेकर के जाया जाता था अपने सुरों के माध्यम से, अपनी गायकी के माध्यम से, वो एक खास तरह की जो शैली थी, वो विधा थी, वो रफ़ी साहब ने ही शुरू की थी। मैं फिर कहूँगा कि गाने ऐसे पहले भी बनते थे, लेकिन गायकी किस प्रकार जो की जाती है, ये रफ़ी साहब ने लोगों को सिखाया। अब इससे अलग एक गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, वो रॉक एंड रोल स्टाइल में जो गाना था, उसमें रॉक और वेस्टर्न बीट्स का जो यूज़ किया गया था, पंचम दा द्वारा, आर डी बर्मन द्वारा। एक गाने इस प्रकार के भी थे जिसमें रफ़ी साहब पूरी तरह से महारथी थे। और ये गाना ऐसा था कि जो शम्मी कपूर पर फ़िल्माया जाने वाला था। अब आप समझे, कोई गाना शम्मी कपूर पर फ़िल्माया जाने वाला हो, तो उसका पैटर्न क्या होगा? रफ़ी साहब, और वो भी शम्मी कपूर साहब के लिए। वैसे तो रफ़ी साहब की आवाज़ हर एक कलाकार पर फबती थी, लेकिन ये शम्मी कपूर साहब और दिलीप कुमार साहब, ये 2 इस प्रकार के प्राणी थे, इस प्रकार के कलाकार थे, इस प्रकार की शख्सियतें थीं कि रफ़ी साहब की आवाज़ इन पर सबसे ज़्यादा फबती थी। और मैंने 2 नाम इसलिए बोले, क्योंकि दिलीप कुमार को हम बोलते हैं ट्रेजेडी किंग, और दिलीप कुमार के लिए जो गाने रफ़ी साहब ने गाए, बड़े सीरियस नोट के हुआ करते थे। वहीं दूसरी तरफ जो गाने हैं शम्मी कपूर के लिए, वो रफ़ी साहब ने जब भी शम्मी कपूर के लिए गाने गाए, वो एक अलग टाइप का मीटर होता था उस गानों में। थोड़ा उतार-चढ़ाव होता था, थोड़े से झटके होते थे। अब वो चाहे गाना, चाहे वो सीरियस ही गाना क्यों ना हो। आप देखिए ब्रह्मचारी फ़िल्म का गाना, दिल के झरोकों में तुझसे तुझको बैठाकर, यादों को मैं तेरी दुल्हन बनाकर, तो इसमें कितने उतार-चढ़ाव हैं। कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि ये गाना शम्मी कपूर के लिए नहीं है ना? सब यही कहेंगे शम्मी कपूर साहब के लिए, लेकिन ऐसा गाना दिलीप कुमार साहब के लिए नहीं बन सकता था। लेकिन रफ़ी साहब शम्मी कपूर साहब के लिए भी गाते थे, और जक्स्टापोज़िशनली उसी समय में वो दिलीप कुमार साहब के लिए भी गाते थे और शम्मी कपूर, दोनों के लिए गाते थे। मेरे कहने का मतलब ये है। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा,
इसके अलावा शंकर जयकिशन के गाने, अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, इसमें भी वो झटका वाला, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। अब आप देखिए, एक तो ये पैटर्न, थोड़ा सा फास्ट पैटर्न, थोड़ा उसमें रैप स्टाइल आ रहा है। और कहाँ ये है वो जो मैंने गाना बताया था, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये आप कोई भी गाना देखिए आप, दुनिया के रखवाले वो दुनिया के रखवाले, हाँ सुन दर्द पड़े मेरे नाले। वो गाने जो थे आपके बैजू बावरा फिल्म से, या कोई भी फिल्म जो पुरानी, जो दर्द भरे गीत, जो आप, मैं क्या कहूँ, शंकर जयकिशन का म्यूज़िक आप देख लीजिए, आप नौशाद साहब का म्यूज़िक देखिए, आप मदन मोहन साहब का म्यूज़िक देखिए, आप कोई भी म्यूज़िक डायरेक्टर, रोशन साहब का म्यूज़िक देखिए, आप आप रफ़ी साहब के साथ में उषा खन्ना जी भी आ चुकी थी, उनका म्यूज़िक आप देखिए, और एस डी बर्मन साहब का म्यूज़िक देखिए आप, काइट फिल्म के गाने, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, जहाँ भी जाओ हम संग हैं। उसके बाद में पंचम दा, आर डी बर्मन ने भी जो एक्सपेरिमेंट रफ़ी साहब पर किए, क्या हुआ तेरा वादा। अब देखिए उस गाने को आप, 1977 हम किसी से कम नहीं, और उससे पहले यादों की बारात। अब गानों की रेंज देखिए, कहाँ आप रफ़ी साहब को ये कहेंगे कि साहब ये दर्द भरे गाने, अरे इमोशंस से भरे हुए गाने। यादों की बारात, अगर आप इस गाने को सुनते हैं, या क्या हुआ तेरा वादा, इन गानों में आप इनको दर्द भरे गाने कहेंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ दर्द भरे गाने कहेंगे, या गाने को सुरमई कहेंगे, गाने को इमोशन से भरे हुए गाने कहेंगे? क्या हुआ तेरा वादा, अब ये गाना सीरियस भी है और ये गाना अच्छा भी लगता है, और ऐसा नहीं है कि किसी का दिल टूटा ही हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा आशिक मिजाज एक व्यक्ति है, उसको ये गाना अच्छा लगेगा। इस तरह के गाने तो किसी को भी अच्छे लग सकते हैं, वो व्यक्ति चाहे किसी भी सिचुएशन में हो। वो गाना अगर आप परिवार के साथ बैठे हुए सुन रहे हैं, आप मतलब आपके पास में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, आपकी शादी भी उससे हुई है जिससे आप चाहते थे, और आप फिर किसी भी उम्र में बैठे हुए हैं, किसी भी दौर में बैठे हुए हैं, आप फिर आपके बच्चे भी हैं, आप उनके साथ बैठे हैं, आप अगर दादा भी बन गए तो भी आप बैठे हैं, तो भी क्या ये गाना आपको सुकून नहीं देगा? क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा, वो गाना था ना, भूलेगा वो जिस दिन तुझे जिंदगी में। वो गाना बड़े, मतलब गानों के इमोशंस में मैं इतना ज़्यादा उतर जाता हूँ कि मैं कई बार, मुझे शब्द जो हैं उनके वो याद नहीं रह पाते। तो ये जो परंपराएं थी, ये जो नोट्स को कायम करने वाली विधाएं थी, ये रफ़ी साहब, मैं क्या कहूँ, उनके ऊपर कोई जा नहीं सकता इस चीज़ के ऊपर। तो ये बीट्स वाले जो गाने थे शम्मी कपूर को लेकर के, या आप देखिए, आपने एक था कर्ज, दर्दे दिल दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने। अब ये गाना कैसा है आप बताएं? क्या ये दर्द भरा गाना है? क्या ये रॉक एंड रोल गाना है? ये एक अलग टाइप का गाना है। अब आप देखिए एक अलग ही गाने, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए। ये गाना जॉनी वॉकर साहब के ऊपर फिल्माया गया है, और आप यही कहेंगे कि ये गाना जॉनी वॉकर साहब खुद गा रहे हैं। तो रफ़ी साहब अंदाज को पकड़ के गाते थे, सिचुएशन को पकड़ के गाते थे। अब ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, है गाना आप देखिए किस पर फिल्माया गया है, आप महसूस नहीं कर सकते उस पर फिल्माया गया है। गाने राजकुमार के ऊपर कोई फिल्मा सकता है, जिसको हम डायलॉग किंग बोलते हैं, जानी बोलते हैं, जानी है। ये गाने राजकुमार साहब के लिए उन्होंने गाए, और वक्त फिल्म में आपने देखिए जो गाने हैं, वो जो है उस टाइप का जो माहौल रहा, वो पूरा रफ़ी साहब को लेकर के था। हालांकि उस फिल्म में आप देखिए कि उसमें रफ़ी साहब के गाने नहीं हैं, लेकिन वो फिल्म आप जब भी देखेंगे वक्त, उसमें आपको रफ़ी साहब के गाने ना होते हुए भी रफ़ी साहब की याद आएगी। तो मैं ये कहता हूँ आपको कि आपको सिचुएशन अगर मालूम चले कि गाने की सिचुएशन ये है, फिल्म की कहानी ये है, जैसे मैंने वक्त का नाम लिया आपके सामने, 1967 में जो गाने आए थे, ओ मेरी जोहरा ज़मी, तुझे मालूम नहीं। इस फिल्म में गाना नहीं है रफ़ी साहब का, लेकिन आपको रफ़ी साहब की याद आएगी। क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी उस फिल्म में कि वहाँ रफ़ी साहब का गाना होना चाहिए था।
लेकिन ठीक है। अब रफ़ी साहब की आवाज़ में जो सौम्यता थी और उन्होंने जो उसको उनके साथ में एक सबसे बड़ी जो गुण था वो था कि इमोशनल कनेक्शन। गानों को जो कनेक्टिविटी लेते थे उनके गाने सभी के दिलों, सभी की आत्माओं से। वो कनेक्टिविटी किसी इंसान को, किसी सिंगर को महान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। किसी सिंगर को ही नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्रिएटिव काम करता है, जब तक उन उसके उस काम में एक इमोशनल कनेक्टिविटी का एक गुण नहीं है, तब तक वो काम कभी भी उसका सफल नहीं हो सकता। वो इमोशनल कनेक्टिविटी, वो आत्मा से जुड़ने का जो एक एक तरीका होता है, एक एक वजह होती है, वो वजह रफ़ी साहब के पास में हमेशा थी। और जब हम उनका कोई भी गाना सुनते हैं तो हमें लगता है कि रफ़ी साहब हमारे आँखों के सामने गा रहे हैं। ये गाना भले ही हमारे आँखों के सामने ना सही, माना कि हमारी आँखों के सामने ना सही, लेकिन ये इसी समय, जिस समय हम सुन रहे हैं, वो कहीं न कहीं इस पूरी दुनिया में वो गाना चल रहा है, लाइव चल रहा है, लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, कोई लाइव गा रहा है। तो रफ़ी साहब के बाद अगर हम बात करें, तो अगर किसी ने सबसे ज़्यादा बॉलीवुड संगीत में क्रांति लाने का काम किया, तो अब मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूँ, उनको किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है। तो उनका नाम है किशोर कुमार साहब। किशोर कुमार साहब, जिनको हम प्यार से बोलते हैं किशोर दा। तो किशोर दा का जो संगीत, या जो संगीत में जो उनका योगदान है, और उनका जो बेमिसाल अंदाज़ है और अनोखे एक्सप्रेशन हैं उनके, जो उनके हर परफॉर्मेंस में झलकते हैं, उसके बारे में मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो चीज़ महसूस या महसूसियत के दायरे में आ जाए, उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपके सामने 1 या 2 गाने बताऊँगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप खुद उस माहौल में चले जाएँगे। वहाँ मेरे शब्द किसी काम के नहीं रह पाएँगे, सिर्फ़ आप उस गाने में उतरेंगे, आपको उस चीज़ का जवाब मिल जाएगा। आपके खुद के शब्द किशोर दा के बारे में तैयार हो जाएँगे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, अगर मैं इस गाने की बात करता हूँ, फ़िल्म आराधना, साल था 1969। उस साल ये फ़िल्म आई, ये गाना आया, और किशोर दा की आवाज़ और उनके स्टाइल ने पूरे ज़माने को, पूरे भारत को अपना बना लिया। और भारत के बाद में ये गाना इंटरनेशनल लेवल पर ये बहुत ज़्यादा हिट हुआ। इतना ज़्यादा हिट हुआ कि इसको हम यूथ एंथम कहते हैं। एक तो होता है नेशनल एंथम, नेशनल एंथम वो होता है राष्ट्रीय गान, जिस पर हम सभी लोग उस गाने को, उस गान को सम्मान देते हैं। उसके सम्मान में हम लोग खड़े हो जाते हैं। हालाँकि छत के नीचे हम खड़े नहीं होते हैं, लेकिन अगर खुले आकाश के नीचे अगर वो गाना कहीं बज रहा हो, वो गाना मतलब राष्ट्रीय गान बज रहा हो, ये हमारे देश की आन बान और शान है, हम इसके लिए मर सकते हैं। वैसे ही उस प्रकार एक यूथ एंथम कहा गया था इस गाने को, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो। और यूथ एंथम क्यों ना हो, अगर आप इस गाने को अभी भी सुनते हैं, बस कुछ युवा लोग होने चाहिए, या उन वो लोग होने चाहिए जिनका दिल युवा है। अगर आप ये काम करते हैं, अगर आप इस माहौल में जाते हैं और इस गाने को ज़रा आप प्ले कर दीजिए, फिर आपको मालूम चलेगा कि ये गाना क्या असर ढाता है। और ये तो एक गाना है, इस तरह के गाने हज़ारों गाने किशोर दा के। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, ये जो गाने थे, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। तो किशोर दा का जो एक जो सेंशुअल अंदाज़ है, जो सेक्सी अंदाज़ है, और जो एक जादू है, जिसे मैं बोलूँ, एक अलग ही किस्म के गाने हैं, एक अलग ही किस्म का मीटर है, गाने का जो तरीका है वो किस तरह का है, उसमें सेंशुअलिटी साफ झलकती है। एक अलग तरह का जो रोमांस है, और उसका जो पिक्चराइजेशन है, शक्ति सामंता जो डायरेक्टर हुए, पिक्चराइजेशन के साथ में जब आप इस गाने को देखते हैं तो गाना क्या असर करता है आप पर। वो गाना अपने आप में एक ट्रेंड साबित हुआ था, ट्रेंड सेटर, और आज भी वो गाना ट्रेंड सेटर ही है। अगर इस गाने को आप कहीं पर भी बजा देते हैं, काफ़ी सारे गाने बज रहे हों एक जगह पर, अब चाहे तो वो डिस्कोथेक हो, चाहे पब हो, चाहे कोई पार्टी हो, अलग टाइप के गाने बज रहे हों, अचानक से गाना बजा दो, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कहीं हमसे ना, भूल कोई हमसे ना हो जाए, ला 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 ला। ये गाना अगर बज जाए तो आप समझिए कि क्या सीटियां बजती हैं और क्या एकदम खुमारी पैदा होती है। वो आपने देखी है और हमने देखी है।
आप सभी ने देखी है, हम सभी ने देखी है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो सामने है वो सामने है, और जो सामने है वो हकीकत है, और उस सच से बड़ा कोई सच नहीं होता। तो किशोर दा ने जो सेंसुअलिटी का और जो रोमांस का एक माहौल पेश किया, वो सदा अजर अमर रहेगा। वो इसी तरह से ना कि अगर जब भी उनका कोई गाना प्ले होता है तो लोगों को लगता है वो कि वो गाना इतना लाइव है, इतना फ्रेश है, इस तरह से कि हमको लगता है ये गाना यहीं बन रहा है। अब उसमें देखिए संगीतकार का भी एक पूरा उसमें पूरा क्रेडिट होता है। एस डी बर्मन साहब का पूरा क्रेडिट है, और एस डी बर्मन के का जो उनको असिस्ट कर रहे हैं इस गाने में, आर डी बर्मन साहब। और जितने लोगों ने इन गानों को सुना वो समझते हैं कि एस डी बर्मन के कुछ गाने आर डी बर्मन की छाप पर ही हैं, क्योंकि असिस्टेंट होता है वही गानों को क्रिएट करता है कई बार पूरी तरह से। हालांकि फादर और सन का रिश्ता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप देखिए कि वो जो टीम जो मिली किशोर दा को, एक उसके बाद तो इस टीम ने जो जादू किया वो एक अलग ही लेवल पर उनको पहुंचाया। और ना सिर्फ किशोर दा का एक के साथ, वो किशोर दा हर एक के साथ काम करते थे, हर एक के साथ, गरीब हो अमीर हो कैसा भी प्रोड्यूसर हो, सबके लिए काम करना। लोग कहते हैं कि किशोर दा अफोर्डेबल नहीं थे, लेकिन मैं कहता हूँ किशोर दा ने कुछ गाने ऐसे भी गाए जो सिर्फ चैरिटी थे। मुफ्त में गाने गाए, मुफ्त में काम किया, पैसों को छोड़ दिया। तो ये सिर्फ बातें, बकवास बातें हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कभी। तो किशोर दा के अंदाज की आज हम बात करें तो ये अंदाज उन्हें बाकी सिंगर्स से पूरी तरह से अलग करता है। अब चाहे वो अंदाज चाहे रोमांटिक हो सिचुएशन के हिसाब से हो, चाहे वो मजाकिया हो, फिल्म मतलब प्लेबैक में किसी भी तरह का गाना आपको मिल सकता है। सिचुएशन कोई भी हो सकती है, कलाकार कोई भी हो सकता है, म्यूजिक डायरेक्टर कोई भी हो सकता है, उनमें आरोह अवरोह किसी भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन उन गानों को जो किशोर दा ने अपने तरीके से गाया, ऐसा लगा कि यार ये गाने में जो कॉन्फिडेंस दिखा है किशोर दा का, लगता है कि वो हाथों हाथ ले रहे हैं, उस गाने के साथ खेल रहे हैं, जिमिक चल रही है गाने के ऊपर, गाने पर पूरा काबू। और इतना ज़्यादा काबू कि चाहे गाना कैसा भी हो, किशोर दा ने जब उस गाने को पकड़ा है, उस मूड को पकड़ा है, तो वो गाना पूरी तरह से पानी पानी हो गया किशोर दा के पास आके। अब रफ़ी साहब और किशोर दा दोनों के बीच में एक कहा कंपटीशन भी था। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं था, क्योंकि जब तक कोई कंपटीशन ना हो ना, तब तक प्रतियोगिता में मज़ा नहीं आता उस प्रतियोगिता में, और ये बहुत बड़ी एक प्रतियोगिता थी। लेकिन वो सारा कंपटीशन था, वो हेल्थी कंपटीशन होता है, जैसा दो भाइयों में होता है, वो कंपटीशन होना भी चाहिए। जब तक वो कंपटीशन नहीं होता तब तक आपस में इज्जत नहीं होती है। लेकिन उस कंपटीशन में भी जब अलग अलग गुण के लोग हों आपके सामने, अलग अलग परिवेश के लोग हों, कहाँ एक व्यक्ति जो कि शास्त्रीय संगीत का पूरा पुरोधा एक्सपर्ट, और कहाँ दूसरी तरफ किशोर दा जिसको शास्त्रीय संगीत सारे गामा आती ही नहीं थी, उसके बावजूद भी आप समझिए कि कंपटीशन ऐसे ही लोगों का होता है, अच्छे लोगों का, हेल्थी लोगों का, हेल्थी सोच लोगों वाले लोगों का। 60 के दशक में रफ़ी साहब ने अपना जो एक क्लासिकल और सॉफ्ट मेलोडीज़ के आधार पर जो अपना एक पूरा साम्राज्य स्थापित किया, उसको मुझे समझाने की बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, आप गानों को प्ले कीजिए, आपके सामने माहौल तैयार हो जाएगा। और ठीक वही चीज़ 70 के दशक की शुरुआत से जो किशोर दा ने अपना एक यूथफुल और इनोवेटिव आवाज़ का एक जादू बखेरा, वो जादू अभी तक समटा नहीं है, वो जादू बिखरता ही चला जा रहा है, जैसे जैसे वक्त चल रहा है आगे जा रहा है। अब देखिए कल कल बहती गंगा जो रफ़ी साहब ने गाया था, वहाँ से लेकर के अब आप देखिए किशोर कुमार का खई के पान बनारस वाला, इन दोनों की जो शैली है बॉलीवुड की संगीत में एक अलग तरह की विविधता लेकर के आती है। अब कोई भी खई के पान बनारस वाला आप सुन लीजिए, आपको पूरा मूड आ जाएगा, क्योंकि ये गाने मूड से बनाए गए थे, मूड से गाए गए थे। तो जो भी व्यक्ति इसको लेगा वो मूड से ही लेता है, जो मूड से लेगा इस गाने को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा उसको। तो दोनों का तरीका थोड़ा थोड़ा सा अलग था। जहाँ रफ़ी साहब संगीत परंपरा और थोड़ा इमोशंस को थोड़ा समझते थे, थोड़ा ज़्यादा उसमें इन चीज़ों को इमोशंस से भरते थे, वहीं किशोर दा जो थे वो इन सब में ये बात का तो ध्यान रखते ही थे, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा वो उत्साह, कॉन्फिडेंस और पूरी एनर्जी के साथ में किसी गाने को गाते थे। ये आपको उनके टोन में दिखाई देता है।
तो इन दोनों महान गायकों ने हमें समझाया कि एक ही इंडस्ट्री में रह कर के भी दो अलग अलग किस्म के, दो अलग अलग सोच के लोग अलग अलग अंदाज में संगीत का भविष्य किस प्रकार बदल सकते हैं। अब ये उनकी आवाज़ों ने बॉलीवुड के संगीत को, टोटलिटी को इस प्रकार अजर अमर बनाया है कि उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ला सकता। तो रफ़ी साहब और किशोर कुमार न केवल गायक थे, न केवल गायन में महान थे, बल्कि उस दौर के, अपने जो दौर था जो बॉलीवुड संगीत का, उसका चेहरा ही बदल दिया। और वो चेहरा ऐसा बदला है कि लोग आज भी उस चेहरे को अपना चेहरा बना करके बात करते हैं। कोई भी चीज़ बोलेंगे, अरे साहब हमने आज क्रिएट किया है, हमारा ये आपका क्रिएशन है, उसको सुनिए। अरे वो क्रिएशन बहुत पहले इन दोनों लोगों ने कहीं ना कहीं क्रिएट कर दिया था, वो जादू। तो रफ़ी साहब और किशोर दा की आवाज़ों में वो क्रांति थी, वो एक रिवॉल्यूशनरी इफेक्ट था जिसने बॉलीवुड संगीत को ना सिर्फ एक पहचान दी, बल्कि उसको एक अलग ही मुकाम दे दिया। और उस मुकाम को हर व्यक्ति, हर जो गाने वाला है, सुनने वाला है, समझने वाला है, जिसको म्यूज़िक की ज़रा भी समझ है, वो इस एक पहचान को, इस बदलाव को बहुत ही ज़्यादा गर्व या गौरवान्वित हो करके देखते हैं। इन दोनों के बिना बॉलीवुड संगीत अधूरा है। तो चलिए आज का पूरा दिन हम इनकी आवाज़ों को ही बार बार सुने और कहीं किसी वादी में, किसी माहौल में चले जाएं, खो जाएं और खो जाएं और खो जाएं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके समक्ष एक बार आपकी सेवा में फिर से हाजिर होता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।